हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, और जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, जो कि है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम पेज का लिंक है, वो भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ जा सकते हैं। ठीक है। तो गाइस, हम कर रहे थे न्यायाधीश, चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे। तो अब देखिए, हम अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग जूम। देखिए यहाँ क्या लिखा है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि तदर्थ न्यायाधीश को गाइस आप इंग्लिश में कहते हैं एडॉक जजेस। तो ये इंग्लिश वाला भी याद रखिएगा कि हम इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ लिखा है आर्टिकल 127 यानी कि 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की गढ़ पूर्ति न होने पर क्या होता है, तदर्थ तदर्थ यानी कि एडॉक आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। मतलब समझिए, ये हो गया कि सपोज की क्या है, न्यायाधीश है, बहुत सारे न्यायाधीश हैं, मान लेते हैं 100 होने चाहिए, 110, यानी कि अब ये गढ़ पूर्ति के लिए, ठीक है, यानी कि किसके लिए, कोरम के लिए कितने होने चाहिए, 110 होने चाहिए। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 10 कम है, तो 10 जो न्यायाधीश हम नियुक्त करेंगे उसको हम बोलते हैं, जो अलग से नियुक्त करते हैं उसको हम बोल देंगे एडहॉक। क्यों हमने इसे नियुक्त किया है, हमें अपनी गढ़ पूर्ति करनी है इस वजह से। तो ये हो गया एडहॉक। जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने की अर्हता पूरी करते हो उसी को हम एडॉक जज जो है रखेंगे। ठीक है, अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन को पूरा करता है, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होने की क्वालिफिकेशन। ठीक है, फिर नलका सामान्यतः ऐसे किसी न्यायाधीश के स्वास्थ्य और किसी अन्य कारण से अपना कार्य न कर पाने की स्थिति में होता है। मतलब अगर न्यायाधीश कम हो गए, ऐसा नहीं है गायब, हाँ, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कोई और अन्य कारण है जिसकी वजह से न्यायाधीश इस वक्त नहीं है, तो उसकी जगह हम ये काम कर लेते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस आशय से उस न्यायाधीश से लिखित अनुरोध कर सकता है, परंतु उसके लिए निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। चलिए, क्या है, उसे 28, तो इसमें क्या प्रावधान है कि आवश्यक, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, अब है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। देखिए अब यहाँ पे है, इसमें लिखा है आर्टिकल 126 में प्रावधान है कि यदि कभी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका अगर पद रिक्त हो जाता है, वे अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट या किसी अन्य कारण से जो है अपने पद पर नहीं है, मतलब अपने पद के कर्तव्यों को करने में अगर असमर्थ है, तब क्या होता है कि राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीश में से किसी को इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, जब तक मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपने पद को ग्रहण ना कर ले। मतलब किसी वजह से सपोज अपनी कुर्सी पर ना हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति किसी और को कर देगा नियुक्त, मतलब वहां पे बिठा देगा, और जब तक कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेन है वो जब तक नहीं आ जाते। अच्छा, अब ये तय हो चुका है कि मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त होने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश ही उसके पद पर बैठेगा। ओके, मतलब क्या है, अगर हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है इस वक्त, तो जो भी वरिष्ठतम होगा वो वहां बैठ जाएगा। कब तक, जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ नहीं जाते, बन नहीं जाते, नियुक्त नहीं हो जाते, मतलब जिस भी कारण से आ नहीं जाते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है पद की रिक्ति यानी कि वैकेंसी ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद निम्नलिखित तरीकों से रिक्त हो सकता है, यानी कि कब खाली हो सकता है। एक तो जो भी आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसकी एज अगर जो है ना 65 ईयर हो जाए, तो भैया वो रिटायर। अगर इसने कहा 65 ईयर वर्ष पूरी आयु से पूर्व जो है मतलब इनकी मृत्यु हो जाए, तब भी पद रिक्त हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र दे दे तो भी पद रिक्त हो जाएगा। फिर साबित, देखिए अब इतनी चीज तो बहुत सिंपल थी, हम समझ गए कि 65 ईयर हो जाएंगे, ये मृत्यु हो जाएगी, त्याग पत्र दे देंगे। अब जो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, कि हम महाभियोग भी लगा देते हैं न्यायाधीशों पर। हाँ, कारण क्या होता है, किस वजह से हम महाभियोग लगाते हैं, तो वैसे जरा सी बात है, इसको रट लीजिए, साबित कदाचार या असमर्थता, ये बात ही, या 2 वर्ड है ये,
याद रखिए कि इन पर क्या चलता है, महाभियोग चलता है, जिसकी वजह से ये हटा दिए जाते हैं। अब लिखा है, एक नोट लिखा है, संविधान में राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य पदाधिकारी को हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग नहीं कहते, लेकिन प्रचलन में हम महाभियोग बोल देते हैं। मतलब इसने कहा कि आप राष्ट्रपति को हटाएंगे तो आप इसे महाभियोग बोलिए, लेकिन अगर किसी और को इस तरह से हटाते हैं तो आप उसे महाभियोग शब्द से संबोधित नहीं करते। ठीक है, महाभियोग शब्द नहीं बोला जाता, लेकिन प्रचलन में महाभियोग ही चल रहा है। तो ये छोटी सी बात थी जो हमें पता होनी। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियां। चलिए बात करते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या आधिकारिकता तथा शक्तियों को निम्नलिखित वर्गों में बांट दिया गया है। तो देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास विश्व के किसी भी न्यायालय की तुलना में व्यापक क्षेत्राधिकार और शक्ति हैं। यानी कि अगर हम दूसरे देशों की भी बात करें तो सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है? भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरह जो है आपका परिसंघीय न्यायालय मूल अधिकार का संरक्षक, संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। कौन? भारत का सुप्रीम कोर्ट। ऐसा ही अमेरिका में भी होता है। ठीक है, तो इसने कहा कि जबकि अगर हम बात करें इंग्लैंड में तो वहां पे होता है, देखिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की क्या है? न्यायिक समिति की तरह ये देश के सभी सिविल और आपराधिक मामलों की अपील का अंतिम न्यायालय है। मतलब समझिए, यानी अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जो हमने अमेरिका की देखा था उसके जैसा। ठीक है, और जैसा इंग्लैंड में क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जो क्या होता है कि अपील का अंतिम न्यायालय। तो इंग्लैंड में कौन होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड की जो न्यायिक समिति होती है वो ये काम कर रही होती है। हमारे यहाँ कौन कर रहा है ये काम? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अंतिम अपील अगर आपको करनी है तो उसका अंतिम न्यायालय हमारे पास क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों बीच बीच में वीर आ जा रहे हैं तो उनकी आवाज आ रही होगी आपको। चलिए कोई बात नहीं, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते। अब देखिए यहाँ लिखा, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। ठीक है, तो देखिए पहला इसने कहा मूल या आरंभिक अधिकारिकता, दूसरा इसमें लिखा है रिट अधिकारिकता, तीसरा इसमें लिखा है अपीलीय अधिकारिकता, फिर लिखा है सलाहकारी अधिकारिकता, फिर इसमें है अभिलेख न्यायालय की शक्तियां हैं इसके पास, फिर क्या है आपका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां हैं, फिर क्या है अन्य शक्तियां हैं अधिकारिकता, उनकी हम बात करेंगे। तो धीरे धीरे हम सबकी बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहला लिखा है मूल या आरंभिक अधिकारिकता। ठीक है, इसमें लिखा है आर्टिकल 131 में इसका उल्लेख आता है, किस चीज का? इसका, यानी कि क्या है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक है, जुरिडिक्शन। ठीक है, इस आर्टिकल में लिखा है 131 याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है खास आप लोग को, इस आर्टिकल को याद करने की खास ऐसी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते तो इस मामले में क्या है, किसी वाद की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है। ठीक है, मतलब इस मामले में, यानी कि जो आरंभिक अधिकारिकता की बात ये कह रहा है, तो उस मतलब इस मामले में क्या होगा कि अगर आपको कोई लिटिगेशन है, यानी कि कोई वाद है, तो इसकी शुरुआत कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। अधिकारिकता अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के संघीय मामलों से जुड़ी अधिकारिकता के समान है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। कौन कौन से 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कर रहा है? देखते हैं। ऐसे विवाद, कौन कौन से विवाद जिसकी सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुनवाई कर रहा है। पहला तो इसने कहा ऐसे विवाद जिसमें एक तरफ भारत सरकार, दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकार है। तो मतलब बड़े बड़े लेवल पे बात चल रही है, हम छोटे मोटे लोगों की बात यहाँ पे नहीं कर रही है, नहीं चली। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक, दूसरी तरफ कौन होगा? किसी स्टेट की गवर्नमेंट होगी, किसी एक स्टेट की या फिर एक से अधिक स्टेट की गवर्नमेंट है तो इनके बीच में, या भारत सरकार बनाम सरकार मतलब राज्य सरकार की बात चल रही है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास आप क्या लेके जाएंगे? सीधा। सो कौन से मामले की सुनवाई के लिए आप जाएंगे? 2 या 2 से अधिक राज्य के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई विवाद चल रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सीधा जा सकते हैं मतलब सुनवाई के लिए। अब तीसरी बात इसने कहा है एक और भारत सरकार है, दूसरी तरफ क्या है? एक या एक से अधिक राज्य, तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हो। ठीक है, मतलब समझिए फिर से, चलो देखें। मतलब एक तरफ इसने कह दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई स्टेट की गवर्नमेंट है, और दूसरी तरफ क्या है? स्टेट की गवर्नमेंट है। अभी स्टेट की गवर्नमेंट एक या एक से अधिक स्टेट की गवर्नमेंट, एक या एक से अधिक स्टेट की गवर्नमेंट वर्सेस, इनके बीच में अगर कोई विवाद चल रहा है तो हम सीधे सीधे सुनवाई के लिए कहाँ पहुंच सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते, इसमें लिखा है उच्चतम न्यायालय के इस न्याय क्षेत्र में निम्नलिखित
समाहित नहीं है। क्या नहीं आता इसमें? इसने कहा अंतरराज्यीय जल विवाद हम इसकी सुनवाई के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अंतरराज्यीय जल विवाद मतलब कोई नदी जो है ना एक से अधिक राज्यों में बह रही है, एक बात, ठीक है, और उसमें क्या है, सपोज 3 राज्यों में बह रही है, ठीक है, कावेरी बह रही है, कर्नाटका से आ रही है, कर्नाटक कावेरी नदी कर्नाटका, जो मतलब जल विवाद है कर्नाटका, केरल और क्या हो गया आपका तमिलनाडु के बीच में है, थोड़ा बहुत पुडुचेरी आ जाता है। तो इसने कहा एक से अधिक राज्य से बहते हुए जा रही है, तो भैया इन सब पे जो है विवाद चल रहा है कि भैया कावेरी का जल कौन कितना लेगा, मतलब ये इस तरह से समझिए। तो इसके लिए आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके कहानी नहीं गढ़ सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे सुनवाई के लिए। दूसरा इसने कहा वित्त आयोग के संदर्भ में अगर कोई मामला कोई विवाद आता है तो सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। फिर इसने लिखा है केंद्र और राज्य के बीच कुछ खर्चों या पेंशन का समझौता हो तो नहीं जा सकते। मतलब किसमें नहीं जा सकते ये बात कही है, किसमें जा सकते वो हमने देख लिया। अगर केंद्र और राज्य के बीच क्या है वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद हो जाए तो, केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई की बात आ जाए, कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौता प्रसंविदा सनद और अन्य समान संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो तो आप नहीं जा सकते। मतलब कहानी ये है, उच्चतम न्यायालय के इस न्याय क्षेत्र में क्या क्या समाहित नहीं है हमने देख लिया। अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा गाइस, अभी हमने पढ़ा एक अधिकारिकता पढ़ी है हम लोगों ने, हाँ, मूल या आरंभिक अधिकारिकता, आर्टिकल हमने देख लिया। मतलब इसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई ऐसी वो आता है, कोई वाद आता है, कोई केस आता है, तो उसके लिए आप मतलब शुरुआत जो है सर्वोच्च न्यायालय से कर सकते हैं। 3 प्रकार था जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बाकी से ये भी बताया है कि किसमें नहीं जा सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी अधिकारिकता की बात करें तो रिट अधिकारिकता, किसकी? सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करती है हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट था पहला वाला भी, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए संविधान का आर्टिकल, ये आर्टिकल याद रखिएगा। इससे पहले वाला मैंने कहा था 131 एज सच कोई खास याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं याद होता कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा आर्टिकल 32, इसके तहत क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति होती है। अच्छा, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, रिट जारी करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट रिट किस लिए जारी करता है, जब नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, यानी कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तब, ठीक है। तो रिट कितने प्रकार की है भैया? 5 प्रकार की रिट होती है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश प्रतिषेध, ठीक है, और आइए आगे चलते हैं और कौन कौन सी होती है भैया। हाँ, उत्प्रेषण होती है, और क्या होती है, अधिकार प्रश्या होती है। इतनी सारी रिट होती है। अब सब के बारे में हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं पिछले किसी चैप्टर में, तो यहाँ पे उसकी बात यहाँ पे नहीं करी गई। चलो अब उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने तो पढ़ लिया। आगे बढ़ते, इससे कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस अधिकारिकता, मतलब क्या है गाइस, देखिए आप लोग को आई थिंक याद होगा जब हम फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन की बात कर रहे थे तब ये कहानी चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस अधिकारिकता की व्यापक प्रयोग किया है, मतलब अच्छा खासा टाइम उसने दिया है, ये मतलब ये अधिकार, उसने अधिकारिकता का यूज किया है, इनने रिट जारी के लिए। अच्छा, जिसकी क्या है व्यापकता, क्या है, लोक हितवादी जनहित याचिका के माध्यम से देखने को मिलती है, यानी कि PIL के थ्रू हमें ये देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामले में रिट जारी करी है। देखिए नोट में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट को दी गई अधिकारिकता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, मतलब ये संविधान में लिखा है, और उच्च न्यायालय को भी ये रिट दी गई है सुप्रीम कोर्ट। तो एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामला था, यानी कि एक केस आया था 1997 में। क्या केस था भैया? एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और भी स्पष्ट कर दिया, करते हुए कहा है कि संसद इस शक्ति को ना तो कम कर सकती है और ना ही समाप्त कर सकती है। मतलब किस शक्ति को संसद कम और समाप्त नहीं कर सकती है? रिट वाली जो शक्ति है ना, रिट वाली, उसको संसद कम या समाप्त नहीं कर सकती है कानून बनाकर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 139 के द्वारा संसद को यह अधिकार है कि वह उचित समझे तो इस अधिकार का यानी रिट का विस्तार कर सकती है, यानी कि कम और समाप्त तो नहीं कर सकती है, विस्तार करना हो तो कर सकती है। आर्टिकल 139 में ऐसा लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपीलीय अधिकारिता की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस आर्टिकल में लिखा है? सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकारिता के बारे में 132, 33, 34 और 136 के। ये आर्टिकल आसपास ही है वैसे तो। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय सिविल और जो आपराधिक सभी तरह के मामलों में जो है अपील का अंतिम न्यायालय है, यानी समझिए इस बात को। वैसे हम समझ चुके। सपोज कोई जिला न्यायालय है, उसके ऊपर हमने कह दिया हाई कोर्ट है, फिर उसके ऊपर हमने कह दिया सुप्रीम कोर्ट है। आप यहाँ गए, आप इसके फैसले से संतुष्ट नहीं है, फिर आपने अपील की हाई कोर्ट में, आप इसके फैसले से भी संतुष्ट नहीं है, फिर आपने अपील की सुप्रीम कोर्ट में। अब ये जो है ना अपील, इसके बाद आप कहीं नहीं कर सकते, यानी कि अंतिम न्यायालय अपील का यही है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यही बात इसने लिखी है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में इन्हें बांट दिया है। चलिए देखिए कौन, अब देखिए कौन कौन से 4 भागों में वर्गीकृत किया है, इसकी बात करते हैं। तो वैसे यहाँ पहला लिखा है कि संवैधानिक विषयों से जुड़ी जो अपीलें हैं उससे रिलेटेड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के वर्गीकरण एक बार। फिर यहाँ लिखा है संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे लिखा है संविधान का आर्टिकल है 132। इसके तहत यदि किसी हाई कोर्ट के निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश से कोई ऐसा प्रश्न जुड़ा है जो संविधान से संबंधित विधि का सारवान प्रश्न है, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 134 का के अधीन इस बात का प्रमाण दे देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में इसकी अपील की जा सकती है। मतलब समझिए अब यहाँ पे आप लोग। तो गाइस यहाँ पे ना अपील जो है ना सर्वोच्च न्यायालय में की जा रही है कब? अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो विधि से, अगर कोई विधि का प्रश्न है, विधि से रिलेटेड कोई प्रश्न है, और हाई कोर्ट कह देता है कि हाँ आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आर्टिकल 132 के तहत आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। पहला मतलब ये समझिए कि किस बात पे यहाँ पे लिखा है, अगर अगर मतलब अगर संविधान से संबंधित विधि का कोई प्रश्न आता है तो। पहली चीज यहाँ पे लिखा है संवैधानिक विषयों से जुड़ी हुई अपील। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वे नेक्स्ट जो कह रहा है, लिखा है सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। इसमें लिखा आर्टिकल 133। देखिए आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप याद करें। तो इसमें लिखा आर्टिकल 133 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सिविल अपील जो है तभी लगाई जा सकती है। मतलब अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई सिविल अपील लगानी है तो कब लगा सकते हैं? जब विधि का सारवान कोई विधि, मतलब संविधान, जैसे अभी हमने ऊपर देखा, तो विधि का कोई प्रश्न है, सारवान प्रश्न है, तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अपील लगाने। दूसरा इसने लिखा है प्रश्न सामान्य महत्व का हो, ठीक है, जनरल इंपॉर्टेंस का हो, तब उच्च न्यायालय को लगता है कि इसका निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय किया जाना आवश्यक है, या तो हाई कोर्ट ऐसा कह दे कि इसका जो निर्धारण है वो सुप्रीम कोर्ट ही करे, तो आप अपील लगा सकते हैं। ये था आपका सिविल मामलों से जुड़ी अपील। अब देखिए आपराधिक मामलों से जुड़ी अपीलों की बात करते हैं। तो ये लिखा है इस मामले में अपील 2 तरह से की जा सकती है। आपराधिक मामले में कौन कौन सी? एक हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के साथ, यानी कि अगर आप हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है, आप जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट को जो है ना एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तो उसके साथ आप जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा सकते हैं। दूसरा है हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के बिना भी लग सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब कुछ ऐसी है जो हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, और कुछ ऐसे हैं जिसमें इसके बिना भी काम हमारा चल जाएगा, प्रमाण पत्र के बिना। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है विशेष अनुमति की अपीलें हो रही है यहाँ पे। क्या मतलब? आर्टिकल 136 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जो विषय इन तीनों अपीलों में शामिल ना हो, जो ऊपर हमने तीनों पढ़ ली, या किसी अन्य रूप में हो, तो इसमें वो इस वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो किस में आ जाएगा? वो इस वाले में आ जाएगा। इसके तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले से जुड़ी से जुड़े विषय को शामिल कर सकता है, यानी कि कोई भी मामले से जुड़ा विषय इसमें आ सकता है। इसके तहत कोर्ट मार्शल के निर्णयों के विरुद्ध अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट सी लाइन हो गई कि अपील किसके विरुद्ध नहीं होगी? कोर्ट मार्शल के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाके आप अपील नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस नेक्स्ट इसमें आ रहा है क्या? अब यहाँ एक नोट है, इसकी भी बात कर ले। इसमें लिखा है आपराधिक मामलों से जुड़ी अपीलों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 2 परिस्थितियों में प्रमाण पत्र जारी करने की सलाह दी। मतलब हमने कहा था कि जो है ना हाई कोर्ट जो है प्रमाण पत्र देगा, और उसके साथ आप जाएंगे सिविल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इसने कहा कि 2 परिस्थितियों में प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दी है। चलिए पहला, तो वैसे ये थोड़ा सा ना, अगर
मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, ये थोड़ा सा खतरनाक सा होता जा रहा है हिसाब किताब इसका, ठीक है। तो एक मतलब बस ये ना, अगर आप जैसे ये जो है थोड़ा सा टफ सा होता जा रहा है हिसाब किताब। पीसीएस के अगर आप हैं, पीसीएस के स्टूडेंट हैं आप, देखिए यूपीएससी के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन पीसीएस में मुझे नहीं लगता इतना टफ तरीके से कुछ पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि दो दो परिस्थितियों में प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को। तो पहला क्या है, यदि मामला जो है विधि से रिलेटेड है, यानी विधि का प्रश्न आता है, विधि का सारवान प्रश्न निहित है अगर किसी विषय में, तब। यानी इसमें लिखा है विधि का सारवान प्रश्न मतलब क्या है। और इसने कहा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय ना दिया गया हो। तो गाइस यहाँ पे लिखा है, देखिए। तो दोस्तों ये हो रही है थोड़ी सी ज्यादा हिसाब किताब, हमें इतना नहीं करना है। मैं अब यहाँ पे सिर्फ रीड करूंगी, इसे समझने की कोशिश आप ना भी करें तो भी चलेगा। अब यहाँ पे बस मैं इसे रीड कर दूं, या मैं यहाँ पे आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इसे आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। ठीक है, मैं पढ़ सकती हूँ इसको, एक बार रीड कर देती हूँ। इसमें लिखा है विधि का सारवान प्रश्न, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगर किसी उस विषय पे कभी कोई ऐसा स्पष्ट निर्णय ना दिया गया हो, तो ये जो है अपील जो है आपका प्रमाण पत्र के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। या दूसरा, किसी प्रश्न पर विभिन्न उच्चतम उच्च न्यायालयों में मतभेद हो जाता है, तब यह सर्वोच्च न्यायालय ने किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत कोई निर्णय दे दिया है, लेकिन उस उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटा नहीं है। ठीक है, तो यह संविधान के किसी उपबंध की स्पष्ट व्याख्या की जरूरत हो, तो जो है हाई कोर्ट से आप प्रमाण पत्र के साथ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ लिखा है दूसरा क्या, इसने कहा दूसरी परिस्थिति क्या कही है कि यदि गंभीर अन्याय की आशंका है, जो मामले बिना हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिकता में आते हैं, उसके लिए दो स्थितियां होती हैं। मतलब बिना इसने कहा बिना उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसके लिए दो स्थिति। पहली, यदि यदि सत्र यदि सत्र न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया हो, किंतु उच्च न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड दे दिया हो। यानी समझिए सत्र न्यायालय नीचे हो गया, इसके ऊपर हो गया हाई कोर्ट। ठीक है, तो सत्र न्यायालय ने क्या बोल दिया, इसको दोष मुक्त कह दिया, हाई कोर्ट ने इसको मृत्यु दंड दे दिया, तब आप प्रमाण पत्र के संग का प्रमाण पत्र बिना प्रमाण पत्र के कहा चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अपील अपनी अपील लेके। और दूसरा इसने कहा यदि हाई कोर्ट ने किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई जो मुकदमा है अपने पास मंगवा लिया हो और दोषी करार देते हुए मृत्युदंड का आदेश दे दिया हो, तो आप बिना जो है प्रमाण पत्र के, मतलब इसमें दो बातें, एक में आपको प्रमाण पत्र चाहिए, एक में आप जो है ना बिना 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 कहा गया बिना प्रमाण पत्र के आप जो है ना हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब दो इसमें स्थितियां हैं कि बिना प्रमाण पत्र के भी आप चले जाइए। कब इसमें दोनों बार देखा गया कि एक में इसने कहा सत्र न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको मृत्युदंड दे दिया, तब आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। दूसरा इसने कह दिया कि हाई कोर्ट ने ना अधीनस्थ न्यायालय में कोई केस चल रहा था, उससे वो हाई कोर्ट अपने पास बुलाता है और इसे क्या है दोषी करार देके मृत्युदंड दे देता है, तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अपनी अपील लेके। ये दो चीज हो गई। तो इसमें तो है दोनों में ये था कि आपको प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है हाई कोर्ट से, क्यों हाई कोर्ट तो वैसे ही मृत्युदंड दे रहा है, वो प्रमाण पत्र क्यों देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो, नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा दो तीन बार देखेंगे तो अपने आप आएगा। अच्छा, एक यहाँ पे अधिकारिकता की बात करें तो सलाहकारी अधिकारिकता है। देखिए, इसमें लिखा है कि आर्टिकल 143 के द्वारा क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सलाहकारी अधिकारिकता दी गई है। मतलब वो सलाह देने वाला काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 143 के अनुसार क्या है, यदि किसी समय राष्ट्रपति को जो है प्रतीत होता है कि विधि यानी कि लॉ या फैक्ट का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाता है या संभावना है जो ऐसी प्रकृति का है, ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की राय प्राप्त करना जो है उपयुक्त है, तो उस प्रश्न पर विचार करने के लिए उसे उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकता है, और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी जो है राय प्रतिवेदित कर सकता है। मतलब ये कहानी ये है कि भैया एक है प्रेसिडेंट, एक है आपका सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट को लगता है कि भैया कोई एक ऐसा विषय है जिसपे मुझे ना, मतलब एक विधि या फैक्ट, मतलब विधि का या तथ्य, विधि या तथ्य का कोई ऐसा विषय है जिसपे मुझे ना राय लेनी ही पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट की। तो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए कर देता है हाँ, और फिर क्या है सुप्रीम कोर्ट उसको राय दे भी दे रहा है। ठीक है, और इसमें लिखा है आर्टिकल 143(2) में कहा गया है कि यदि कोई विषय आर्टिकल 131 के परंतु में लिखा है तो राष्ट्रपति उसे सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए
निर्दिष्ट कर सकता है और क्या है, सर्वोच्च न्यायालय विचार विमर्श के उपरांत अपनी राय देगा। फिर इसमें भी वही बात है गाइस, सर्वोच्च न्यायालय से वो राय की बात कर रहा है कौन, राष्ट्रपति। अभी तक राष्ट्रपति की ओर से आर्टिकल 143(3), 143(2) ये वाला के तहत एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा है आर्टिकल 143(1) के तहत पूछे गए प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है केरल शिक्षा अधिनियम 1958 में स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति को दी गई राय जो है सम्मान के योग्य तो है किंतु बाध्यकारी नहीं है। वर्तमान स्थिति यही है। मतलब इसने कहा कि जो ये है प्रेसिडेंट और ये है सुप्रीम कोर्ट ने जो भी राय दी है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसकी जो उस राय का आदर तो करेगा लेकिन बाध्यकारी नहीं है कि उसे मानेगा ही मानेगा। ये कब हुआ, ये है केरल शिक्षा अधिनियम 1958 में स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मतलब कि राष्ट्रपति पे बाध्यकारी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की राय माने ही माने। हाँ सुन लेगा, ठीक है, तो करेगा अपने मन से। ठीक है, इसमें लिखा है अभिलेख न्यायालय की शक्तियां किस पे है, सुप्रीम कोर्ट पे। समझते हैं इस बात को। देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल है 100। तो गैस ये आर्टिकल इतनी अभी तक मुझे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। ठीक है, हाँ ये वाला आर्टिकल याद रखिएगा, 143(1), ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 129 में कहा गया क्या, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, यानी कि कोर्ट ऑफ क्या है, रिकॉर्ड है। ठीक है, होगा। और उसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी दी गई है। ऐसे न्यायालय की मतलब ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त है। मतलब दो बात, ये एक अभिलेख न्यायालय है और उसकी अवमानना अगर कोई करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय की अगर कोई अवमानना करता है तो वो दंड भी दे सकता है। ठीक है, समझेंगे आगे बाकी की बात। एकदम से तो समझ में आना बड़ा मुश्किल है गाइस, जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, पुराने बच्चों के लिए तो आसान हो जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या है। इसमें लिखा है सर्वोच्च न्यायालय सभी निर्णय आदेश और निर्देश आदि स्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं, तभी सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरण के रूप में प्रयोग करते हैं। समझिए इस बात को। सपोज कि कोई केस आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस पे, पूरा केस चला है, उस पर कोई रिजल्ट दे दिया, कोई निर्णय दे दिया। ठीक है, कोई निर्णय दे दिया, आदेश दे दिया, निर्देश दे दिया, जो भी कह दिया। अब इसको हम एक रिकॉर्ड बना के रखते हैं। एक बुक है, सपोज एक डॉक्यूमेंट है, हम एक डॉक्यूमेंट में एक रिकॉर्ड बना के सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय आदेश और निर्देश को रखते हैं, लिख के रखते हैं कि इस केस में उसने क्या निर्णय दिया, क्या आदेश दिया, क्या निर्देश दिया, ये सारी चीजें हम लिख लेते हैं ऑलरेडी। ठीक है, सारी चीजें। अब क्या करेंगे, तो अब जो अधीनस्थ न्यायालय यानी कि उससे जो नीचे के न्यायालय है, उसको सेम अगर कोई ऐसा केस आता है आसपास, उसके जैसा कोई केस आता है, तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जो ये डॉक्यूमेंट है उसको खोल के देखेगा कि यार सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया था, या क्या आदेश दिया था, क्या निर्देश दिया था। ठीक है, तो उस हिसाब से वो भी काम करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, यानी कि इसलिए इसे क्या बोले, ये अभिलेख ही तो हुआ, ये आपने सारे के सारे निर्णय इसमें लिख रखे हैं, तो ये अभिलेख, तो इसीलिए इसको क्या बोला है, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय बोला है। ठीक है, और इस जगह अभिलेख न्यायालय बोला, मतलब अभिलेख न्यायालय की ये विशेषता है कि उसे अपने जो अपमान के लिए दंड देने की शक्ति है। इसका मतलब कि सपोज सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही और लोगों सरकार को ही कही, सपोज, या लोगों को कही, जनता के लिए कही, और उनने इसे नहीं माना, तो ये हो गई उसकी अवमानना हो गई। ठीक है, सरकार को ही कह दिया, ठीक है, कार्यपालिका किसी को भी कह दिया, तो और उनने इसे नहीं माना, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो उनकी होगी अवमानना, और उसको उसके लिए दंड देने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट है इसमें, इसमें लिखा है विनय चंद्र मिश्र मामला 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का कि न्यायालय की शक्ति क्या है, अनंत नहीं है। मतलब किसी भी तरह से, मतलब अनंत नहीं है, उसकी जो शक्ति है ये वाली दंड देने वाली अनंत नहीं है। जैसे किसी अधिवक्ता के लाइसेंस को रद्द करने की शक्ति अधिवक्ता अधिनियम के तहत अधिवक्ता परिषद को दी गई है, न्यायालय इसे छीन नहीं सकता। मतलब ये है कि हर चीज पे न्यायालय नहीं जो है ना दंड दे सकता। मतलब हर विषय में हर एक को हर तरह से जो है न्यायालय जो है ना दंड नहीं देगा। कहीं कहीं कुछ और भी है तरीके, प्रोसेस, जहां से बाकी केसेस चल सकते हैं। जैसे यही वाली बात बोली कि अधिवक्ता किसी अधिवक्ता के लाइसेंस को अगर रद्द कराना है तो न्यायालय कुछ नहीं करेगा। ये अधिवक्ता अधिनियम के तहत क्या अधिवक्ता परिषद को दी गई है ये शक्ति। ठीक है, न्यायालय इसे छीन नहीं सकता। ठीक है, रद्द नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब लिखा है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होने वाली है अब यहाँ पे। यानी कि इंग्लिश में भी समझिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन को इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। मतलब हिंदी मीडियम वालों को कुछ चीजें इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए, जैसे कि ये की यद्यपि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, यानी कि ये चीज कहीं पे नहीं लिखी है संविधान में, लेकिन फिर भी आर्टिकल 13, 32, 131 से लेकर 136, 143, 145, 226, 246 एंड 372 आदि के उपबंध स्पष्ट रूप से संविधान को ये शक्ति प्रदान करते हैं। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन ये आर्टिकल जो है न्यायालय को ये शक्ति प्रदान करते हैं। किस चीज की? जुडिशियल रिव्यू की, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की। ये आर्टिकल ऐसे याद रखने की खास जरूरत नहीं है। ये जब आप लोग ये चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तो ये चीजें वहां आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, जैसे ये वाली बातें हो गई, ये हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ ली थी ऐसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य क्या है? न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत क्या है? विधान पालिका, यानी कि आप विधायिका कह लीजिए, संसद कह लीजिए, संसद या विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल ये कह लीजिए, तो ये विधान पालिका है। ठीक है, तो इसने कहा इसके जो विधान पालिका यानी कि जो विधायिका है उसके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के प्रावधान के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है तथा वह अपने पूर्व में सुनाए गए निर्णयों की भी समीक्षा कर सकती है। समझिए, ये देखिए, अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया है यानी कि कोई लॉ बनाया है, ठीक है, अगर और न्यायपालिका को लगता है, सपोज कि हम सुप्रीम कोर्ट लेके चलते हैं, हाई कोर्ट भी हो सकता है न्यायपालिका में, तो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हमने मान लिया, हमने सुप्रीम कोर्ट को लगा यार ये जो लॉ है ना ये संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तब आएगा जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि न्यायपालिका आएगा और उसको क्या कर देगा? निरस्त कर देगा। ठीक है, मतलब ये अपनी टांग घुसा देगा उसमें कि कहेगा भैया तुमने गलत बनाया है, ठीक है, निरस्त करो, कर दिया। अब इसने कहा एक तो ये काम कर देगा, और ये जो ना अपने पूर्व के निर्णय, मतलब कोई एक केस आया था, सपोज केस ए था, इसने उसमें कोई रिजल्ट निर्णय दिया, अब इसको लगता है ना, उसको 10 साल बाद लगता है सेम केस वैसा ही कुछ आया है, और 10 साल बाद उसे लगता है यार जो मैंने पिछला जो निर्णय दिया था ना वो थोड़ा मुझे सही नहीं लगता, गलत था शायद, तो मैं जो ना उस निर्णय को बदलने की कोशिश करता हूँ। तो इसने यही कहा है कि पूर्व के सुनाए गए जो निर्णय है उसकी समीक्षा कर सकती है, क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। ठीक है, समीक्षा कर सकती है, उसे बदल सकती है, ये नहीं कि जो पहले दिया था निर्णय वही अभी दे दे। ठीक है, ये नहीं है, मतलब फिक्स नहीं हो गया कि हाँ दे दिया तो वही बार 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 अगले 100 साल तक चलता रहेगा, नहीं, बदल सकता है। ठीक है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग चीजें बदलती जाती हैं गाइस। अब चलो यहाँ पे एक नोट लिखा है, इसमें लिखा है 1967 में क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय उसने, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये केस होता है, ठीक है, यानी कि गोलकनाथ मामले में घोषणा की कि संसद मूल अधिकारों को किसी भी तरह कम नहीं कर सकती, यानी कि गोलकनाथ मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस 1967 ये भी याद रखिएगा, क्या क्या याद रखना है, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये तो याद रख। अब इसमें कहा क्या कि संसद यानी कि जो हमारी लोकसभा राज्यसभा वाली संसद है वो आपके जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार है उसको कम नहीं कर सकती। ठीक है, इस संदर्भ में संपत्ति के मूल अधिकार के अतिक्रमण के आधार पर न्यायपालिका ने बैंक राष्ट्रीयकरण अध्यादेश को रद्द कर दिया। मतलब देखिए, आप समझिए, जब हमारा संविधान बना था ना, मूल संविधान जब हमारा आया था, तो जो संपत्ति का अधिकार था कहा गया था, इसलिए संपत्ति का जो अधिकार था वो हमारा मूल अधिकार था, जो कि आज नहीं है। अभी हमने यही बात कही, गोलकनाथ मामला 1967 में क्या हुआ था, ये हुआ था कि जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है संसद कहें क्या बोले, जो संसद है ना वो कम नहीं कर सकती, ठीक है, कम नहीं कर सकती, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था उसको तो उसने फंडामेंटल राइट से ही हटा दिया। ये तो कोई खतरनाक बात। तब क्या हुआ, तब जो न्यायपालिका है ना उसने क्या करा, बैंक राष्ट्रीयकरण अध्यादेश जो आया था ना उसको ही रद्द कर दिया, गुस्से में कर दिया, जैसे भी कर दिया। ठीक है, मतलब इसने कहा मूल अधिकार को मत छेड़ो, लेकिन वहां छिड़ गया। ठीक है, अब इसने कहा 1973, ये भी इंपॉर्टेंट, ये देखिए क्या लिखा है, केशवानंद वाद है मामला है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निर्णय देते हुए कहा क्या, कि जो संसद है ना वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन क्या होता है, जो संविधान का जो मूल ढांचा है ना वो नहीं बदलना चाहिए। मतलब आप मूल अधिकार बदल तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हो समय के हिसाब से, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा, इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ये मूल ढांचा से ही बहुत लड़ाई हुई है।
ठीक है, तो मूल ढांचा नहीं बदलोगे, मतलब संविधान ने अगर कहा है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है तो भैया आप किसी भी तरह का संशोधन कर लीजिए संविधान में, लेकिन देश हमारा पंथ निरपेक्ष ही रहना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान बताता रहे हमेशा। ठीक है, या हमारे समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब एक आता है 1980 में क्या ये आया, ये भी केस इंपॉर्टेंट है। केस कुछ ही केस है ना, मुझे लगता है गिन के ना 5 केस या 6 केस या 7 केस होंगे ज्यादा से ज्यादा, जो आपको पूरे यूपीएससी या पीसीएस में याद रखने हैं। क्योंकि जब नया नया बच्चा होता है तो लगता है बाप रे कितने केस है, क्योंकि वो भूल जाता है। पिछले मैंने एक ही दो पढ़े हैं, ज्यादा नहीं पढ़ा। मतलब कुछ ही, मैं कहती हूँ 5 केस से ज्यादा तो होंगे ही नहीं शायद। जैसे एक ये गोलकनाथ, आप बार बार यही सुनोगे, तो इसकी ये डेट भी याद, मतलब ईयर भी याद रख लेगा। केशवानंद वाद भी याद रख लीजिएगा 1973। फिर 1980 मेरा, मैं कहती हूँ 5 से 6 होंगे ज्यादा से ज्यादा, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होगा, तो बस याद रखिएगा। 1980 मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो न्यायिक पुनरावलोकन सामान्य स्थिति में मूल ढांचे का ही हिस्सा है। यानी पता है क्या होता था कि सरकार नहीं चाहती थी कि न्यायिक पुनरावलोकन हो, लेकिन अब यहाँ पे इसने क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो है ना ये हमारे संविधान का मूल ढांचा है न्यायिक पुनरावलोकन करना। भैया हो गई बात, तो ये इसलिए ये वाद भी इंपॉर्टेंट हो गया, मिनर्वा मिल्स मामला 1980। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन आप समझ ही गए होंगे क्या है। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो लोगों के हित में ना हो, तो न्याय सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय कूद के उस कानून को रद्द करने की बात कह सकता है। मतलब सरकार कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकती। चलिए अब आगे बढ़ते, यहाँ लिखा है जनहितवाद या लोकहितवाद। हो गया शॉर्ट में, देखिए ना गाइस, आपने सुना होगा पीआईएल। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो ये हो जाती है इंपॉर्टेंट सी बात। चलिए, इनमें संविधान लागू होने के शुरुआती वर्ष में न्यायालय ने सामान्यतः यही निर्धारित किया कि आर्टिकल 32 के तहत न्यायालय के समक्ष वही व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। इस परम ठीक है, इतनी बात समझिए। यानी ये आप खड़े हैं। ठीक है, अब आपका जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है इसका हो गया है हनन। अब सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप ही जाएंगे अपने अधिकारों के हनन के लिए। ठीक है, चाहे आप चल पाए ना चल पाए, बैठ पाए ना बैठ पाए, उठ पाए ना उठ पाए, जाएंगे आप ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि इस पारंपरिक नियम को सुनवाई का अधिकार या फिर अधिकारिकता कहते हैं। ठीक है, हो गई तीसरी बात। ये क्या लिखा है, लोकल स्टैंडिंग, ये याद रख लीजिएगा। स्टैंडिंग ये याद रख लीजिएगा, ये कहते हैं। अच्छा, इस नियम का नुकसान क्या था कि आर्थिक रूप से संपन्न कानून की पर्याप्त जानकारी रखने वाले व्यक्ति तो अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण आसानी से कर सकते हैं, परंतु गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग ये नहीं कर पाएंगे। मतलब समझिए कि अगर आपके पास पैसा है, आपको जानकारी है, आपको ज्ञान है, तो आप जो है ना, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का जो हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट आराम से चले जाइए। पैसा वैसा सब कुछ है, आपको ज्ञान पैसा सब कुछ। लेकिन वहीं अगर आप गरीब हैं, निरक्षर मतलब पढ़े लिखे नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र से आपको कुछ नहीं पता, आपका वहां सुप्रीम कोर्ट तक जाना इतना असंभव हो जाएगा कि हम क्या बताएं। ठीक है, चलो देखो अब क्या हुआ। तो अब क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 के दशक में, 1980 का दशक क्या होता है गाइस, यानी कि 1970 से लेकर 1980 वाला टाइम, ये हो गया 1980 का दशक। नहीं गलत हो गया गाइस, 1980 से लेकर 1990 वाला टाइम था। ठीक है, ये हो गया 1980 का दशक। ठीक है, तो इस दशक में क्या है, लोकहितवादों को, ओके गाइस एक मिनट दोस्तों, चलिए गाइस फिर से एक बार देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 के दशक में लोकहितवादों को प्रोत्साहित करने के लिए परंपरागत न्यायिक प्रक्रिया के कई नियमों को बदल दिया, और कह सकते हैं कि सरल कर दिया। नियमों में हुआ, देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हुआ इसकी बात करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है गाइस। पहला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि परंपरागत व्यवस्था क्या थी कि कोई व्यक्ति है ना, उसको अगर क्षति पहुंची है आ, तो वही व्यक्ति केवल जो है मुकदमा कर सकता है। जिसको क्षति पहुंची है वही मुकदमा करेगा। इसको हम बोलते हैं सुनवाई का नियम या अधिकारिकता, यानी कि लोकल स्टैंडिंग या स्टैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, एक बात। अब इसने कहा अब जो है ना यहाँ बदलाव हो गया। क्या, अब यह सिद्धांत स्वीकार किया गया कि
कोई भी व्यक्ति या फिर संस्था जो है ना, जो सामाजिक हित में काम कर रही है, वो इस व्यक्ति के बिहाफ पर जो है ना न्यायालय जा सकती है। ठीक है, मतलब वो जरूरी नहीं है अभी ये जमा करवाए। ठीक है, अब कोई व्यक्ति या संस्था जो है ना सामाजिक हित से जुड़ी है, काम कर रही है, वो जा सकती है इस व्यक्ति के बिहाफ पर। एक बात। दूसरा, परंपर पहले क्या होता था कि जो पीड़ित व्यक्ति है ना, सपोज उसके संग कुछ हुआ, ठीक है, अब जो है ना प्रमाण यानी कि जो प्रूफ होता है ना, उसको जुटाने का काम किसको करना है? इसी पीड़ित व्यक्ति को करना है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे भी कुछ बदलाव कर देती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि पीड़ित व्यक्ति प्रमाण नहीं जुटा पा रहा है तो हम उसकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। ऐसा कब हुआ? ये एक वो था, मामला था, क्या था? बंधुआ बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 का एक केस था। तब ऐसी बात कही गई कि ऐसा होगा। अब तीसरा देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है पहले क्या होता था कि जो याचिका है ना, याचिका दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए एक निर्धारित प्रारूप या औपचारिकताएं यानी कि फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए आपको जाना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? इनने करा न्याय को प्राप्त करना एकदम आसान कर दिया। मतलब समझिए, यहाँ पे एक न्यायमूर्ति थे जिनका नाम था, मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था पीएन भगवती। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो पीड़ित व्यक्ति ना, अगर कोई पोस्ट कार्ड भी भेज देता है न्यायालय तक कोई याचिका के लिए, तो हम उसकी याचिका को पोस्ट कार्ड के थ्रू भी स्वीकार कर लेंगे। एक बात यानी इंपॉर्टेंट बात है। अब बस यहाँ एक क्वेश्चन बनता है। इसमें कहा कि ना जो जनहितवाद या फिर लोकहितवाद यानी कि PIL, इसका जनक कौन था? कौन है? ये है मुख्य न्यायाधीश PN भगवती। ये बन जाता है एक क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, PIL का जनक कौन था? कौन थे? PN भगवती थे। इंपॉर्टेंट सी बात, आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है कि न्यायिक प्रक्रिया का चौथा नियम क्या? तो इसमें लिखा है कि न्यायालय किसी भी मामले में तब संज्ञान नहीं लेगा, यानी कि हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक, जब तक वह मामला औपचारिक यानी कि औपचारिक रूप से उसके सामने ना आए। मतलब न्यायालय तब तक हस्तक्षेप या फिर संज्ञान नहीं लेगा जब तक वो मामला उसके सामने नहीं आता है औपचारिक रूप से। न्यायपालिका ने इस नियम को भी क्या कर दिया? शिथिल कर दिया। मतलब अब देखिए क्या, और व्यवस्था दी। उन्हें कहा कि न्यायालय स्वयं भी, देखिए अब क्या हुआ, इसने कहा जब तक कोई याचिका आके करता नहीं है तब तक हम उस पर काम कैसे करें? नहीं करेंगे। न्यायालय ने ऐसा बोला। लेकिन अब अगर न्यायालय बैठ के मीडिया यानी टीवी भी देख रहा है ना, कोई मीडिया अखबार भी पढ़ रहा है ना, तो इसने कहा कि न्यायालय स्वयं भी मीडिया रिपोर्ट आदि के आधार पर मामले में संज्ञान ले सकता है। मतलब अब कोई आए ना आए न्यायालय के सामने, न्यायालय तब भी संज्ञान ले सकता है अगर टीवी पे दिखाया जा रहा है, अगर अखबार में पढ़ा जा रहा है, अगर न्यायालय पढ़ ले तो मतलब कर सकता है। चलिए guys, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत ज्यादा मैं नहीं समझती कि इतना सारा इंपॉर्टेंट। हाँ, मेंस के लिए थोड़ा बहुत लिखने के लिए आप कह सकते हैं एक बार को, बट मुझे ऐसा खास लगता नहीं। हाँ, लेकिन मैं रीड पूरा करूंगी, छोड़ूंगी मैं कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है लोकहितवाद के विकास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मामले की बात कर लेते हैं लोकहितवाद से। ठीक है, पहला इसमें लिखा है पीपल यूनियन। अगर आप पीसीएस के ना, मुझे नहीं लगता बहुत खास है ये कि आप इसे रटे। तो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, या पीसीएस से छोटे यानी एसएससी लेवल के भी आप हैं, अगर पढ़ रहे हैं मुझसे, यानी कि ये बुक पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। चलिए फिर अब शुरू कर देते हैं। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1981 का मामला लोकहितवाद के विकास की दृष्टि से क्या बना? एक मील का पत्थर बना। चलिए, तो अभी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब देखिए मील का पत्थर बन रहा है ये केस, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1981, ये मील का पत्थर बना ये केस। ठीक है, PIL के लिए। तो इस मामले में क्या होता है, PUDR अर्थात पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट नामक जो है संस्था ने सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखकर सूचित किया कि एशियाई खेलों से जुड़ी योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो वैसे इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं। ठीक है, तो इन्होंने कहा ऐसा, इस संस्था ने कुछ ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट को। तो न्यायालय ने इस पत्र को क्या किया, आर्टिकल 32 के तहत के अंतर्गत याचिका को
याचिका के तौर पर क्या करा, इसको स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई के बाद श्रमिकों के शोषण को रोकने से संबंधित क्या दे दिया, आदेश दे दिया। तो वैसे ये देखिए बहुत आसान सा था, कुछ ज्यादा इसमें था नहीं कि पीयूडी आर जो संस्था थी, इसने क्या कहा कि जो ये एशियाई खेलों से जुड़ी योजनाएं हैं उसमें काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनका उनका क्या उनके जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पे पीआईएल चली गई सुप्रीम कोर्ट में, तो 32 के तहत पीआईएल चली गई क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। तो बस इसमें क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने उनके शोषण को रोकने से संबंधित कुछ आदेश दे दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लोकहित वादों का योगदान, इसमें लिखा है, न्यायालय ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से कई वंचित वर्ग जो होते हैं ना उनके संकट को दूर किया। जिसमें क्या है, बलात्कार से पीड़ित महिलाएं हो गई, जेल में बंद बच्चे हो गए, बंधुआ मजदूर हो गए, पर्यावरण प्रदूषण से जो त्रस्त नागरिक हैं, जेल में पुलिस के शोषण से परेशान बंदी हो गए, आपके फुटपाथ पर फेरी लगाने वाले शामिल, इन सब के लिए थोड़ी हेल्प हुई है पीआईएल से। ठीक है। अब इसने कहा आरंभिक चरण में क्या हुआ, न्यायालय ने आर्टिकल 21, ठीक है, मौलिक अधिकार है आपका, कि मौलिक व्याख्याओं के माध्यम से लोकहितवाद में गरीबों और क्या है वंचितों के पक्ष में सकारात्मक निर्णय लिया। ठीक है। आगे चलकर क्या है, पर्यावरण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी लोकहितवाद के माध्यम से स्वीकार किए गए। ठीक है, मतलब इसने कहा पीआईएल के माध्यम से पर्यावरण भ्रष्टाचार के जो मामले हैं ये सब भी जो है आपके पीआईएल के माध्यम से जाने लगे आगे। ठीक है। अब इसमें लिखा है लोकहित वादों से जुड़ी जो है सावधानियां क्या है। न्यायालय ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि जनहित याचिका जो है यानी कि पीआईएल का सहारा लेकर कोई व्यक्ति किसी निजी स्वार्थ अपने किसी निजी स्वार्थ की पूर्ति ना कर सके। ऐसा भी हो कि भैया आप किसी के भी खिलाफ याचिका लेके चले जाओ, अब अगर आपका निजी स्वार्थ है उससे उसमें तो ठीक है। जिन मामलों में देखा गया कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत लाभ या प्रचार अथवा किसी के प्रति द्वेष से भरकर जनहित याचिका का दुरुपयोग कर रहा है, उसमें न्यायालय ने न सिर्फ याचिकाओं को खारिज किया, कुछ मामले में तो याचिकाकर्ता पर इसने क्या करा, जुर्माना लगा दिया। मतलब सही तरीके से जाना है तो आप जाइए, नहीं तो आप पे भी जुर्माना लग सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गए मुझे लगता है वीडियो हो गई है काफी बड़ी, 1 मिनट। तो गाइस वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, तो मुझे अब लगता है कि वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जो दृष्टि की बुक को पढ़ना चाहते हैं। एक बात, दूसरी बात, अगर गाइस आप लोग घटना चक्र की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जो मेरे चैनल पे जब जाएंगे तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट वाला सेक्शन मिलेगा, वहां पे जाइएगा, वहां पे आपको घटना चक्र की सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसे आप देख के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए गाइस यहाँ पे आप अपनी वीडियो को हम एंड करते हैं। बाकी का जो है ना न्यायिक सक्रियता यानी कि जो है ना जुडिशियल एक्टिविज्म, इससे जो हम अपने नेक्स्ट जो है उसमें करेंगे, वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए